students, welcome to even classes। पिछली वीडियोस में मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को एक्सप्लेन किया था। आज हम करने जा रहे हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड वैम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स ABC और कंज्यूमर्स ABC और सप्लायर्स 1 2 3, ये सारी उनकी कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वैम। वैम को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, मतलब सप्लाई है, ये रिक्वायर्ड मतलब डिमांड है, ये हमारे पास ये दोनों का टोटल इक्वल है। डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक है, अब हमने इस मेथड को कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है। इसमें एक वर्ड है यूनिट पेनल्टी। अब यूनिट पेनल्टी क्या है? यूनिट पेनल्टी मतलब ये जैसे यहाँ पे भी हम UP1 यूनिट पेनल्टी मतलब UP1 UP2 UP3 हमने निकालते जाना जब तक हमारा आंसर नहीं आ रहा। जब तक ये सारे ज़ीरो नहीं आ जाते तब तक हमने यूनिट पेनल्टीज़ को निकालते ही जाना। यूनिट पेनल्टीज़ निकालते कैसे? अब इस रो की यूनिट पेनल्टी निकालनी है तो इस रो में सबसे लीस्ट कॉस्ट है जो टू लीस्ट कॉस्ट है जो, जैसे यहाँ पे पहली लिस्ट है 4 और एक है 6 - 4 2। ठीक है, तो आगे मैं करके बताऊँगी। ऐसे हमने यूनिट पेनल्टीज़ निकालनी है। अब वैसे ही क्वेश्चन को उतार लेंगे हम। कंज्यूमर्स ABC 1 2 3, सप्लायर्स 6 4 1 8 9 2 4 8 6, required 6 10 15, available 10 12 5 21। ओके, अब हमने निकालनी है यूनिट पेनल्टीज़। UP1 UP2 UP3, ये 6 तक भी जा सकती है, 7 तक भी जा सकती है, 8 तक भी जा सकती है। तब तक निकालते जाना जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। ये रो वाइज भी निकालते हैं और कॉलम वाइज भी। देखो मैं नीचे भी लिख रही हूँ UP1 UP2 UP3। और फिर अब कैसे निकालेंगे ये UP1 हमने कैसे निकालनी है वो मैं निकाल के दिखाई है आपको ऊपर। ये दो लीस्ट वैल्यूज़ लेनी है इस रो की, 6 और 4 है दो लीस्ट वैल्यूज़। 8 बड़ी हो जाती है इसलिए हमने 8 नहीं लिया। 6 - 4 2, डिफरेंस बिटवीन टू लीस्ट वैल्यूज़। UP इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू लीस्ट वैल्यूज़। बी सेकेंड रो की है 8 और 4। 8 - 4 इज इक्वल टू 4। फिर 2 - 1 1। अभी कॉलम वाइज देखेंगे। फोर माइनस वन, ये कॉलम में 4 और 1 है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 8 - 2 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे दो लीस्ट वैल्यू से 6 और 4। 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ओके, पहले एक एक करके निकालेंगे। सारी यूनिट पेनल्टीज इकट्ठी नहीं आ सकती, नहीं तो आंसर सेम आ जाएगा सभी यूनिट पेनल्टीज़ का। अभी हमने देखना है कि ये सारी यूपीस, ये भी यूपी है, ये और ये भी यूपी, ये सारी यूनिट पेनल्टीज़ में से सबसे बिगर वैल्यू कौन सी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी? मुझे यहाँ पे 6 दिख रही है तो यहाँ पे मैं एरो लगा दूँगी ऐसे ऊपर कि मुझे इस कॉलम में
अब फोकस करना। जिस कॉलम या जिस रो के हमने बिगर यूनिट पेनल्टी चूज़ की है, उसी रो या कॉलम को हमने फोकस करना है, फोकस पे रखना है। अब ये कॉलम, ये हमारे फोकस पे रहेगा, ये वाला कॉलम, ओनली दिस कॉलम। ओके 6। अभी इन तीनों में से हमने सबसे लोएस्ट ढूंढना, जो कि है 2। मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा। फिर वैसे ही जैसे पिछले 2 मेथड्स में हमने आंसर्स निकाले हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे भी निकालना है। अभी हमने देखना है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है। सब यहाँ पे 5 हमने लिख देनी है रिम में। अगर किसी बच्चे ने मेरी पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी तो वो देखे, उसको लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे प्लीज़, और उससे हेल्प ले। उसको वैम तभी थोड़ा समझ आएगा अगर उसने पिछली 2 वीडियोस देखी होगी। और इस वीडियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक करना, शेयर करना, दूसरों की हेल्प करना शेयर करके। और यहाँ पे 5 आ जाएगा। डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर विल कम है। 10 - 5 5 5 - 5 0। ये रो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये 0 आ गया। और अभी फिर से हमने यूनिट पेनल्टीज निकालनी है। इसका 6 - 4 2 यही रहेगा। 8 - 4 4, इसका कुछ भी नहीं, डैश। और इसका 6 - 4 2, 9 - 8 1, 8 - 4 4। अभी वो रो डिलीट होगी इसलिए उसका कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी ये यूनिट पेनल्टीज़ में से सबसे बिगर वैल्यू देखेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमें 4 दिख रही है। 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम कौन सा 4 लेंगे? ये 4 लेते हैं तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ है, हम चूज़ फिर करेंगे 4 को। ये 4 लेते हैं तो भी हम 4 को चूज़ करेंगे, समझे? ये 4 है, अगर हम इस 4 को लेते हैं तो हम इस कॉलम पे फोकस करेंगे। तो हमने लोअर वैल्यू लेनी है तो हम इस 4 को लेंगे। अगर हम ये वाला 4 लेते हैं तो हम इस रो पे फोकस करेंगे, और हमने लोएस्ट वैल्यू लेनी है तो हम इस 4 को लेंगे। अब हम इन दोनों में से कौन सा 4 ले सकते हैं? जहाँ पे हमें सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, या मतलब कि यूनिट ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे हमें 14 यूनिट्स मिलेंगे। डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर दैट इज़ 14। और यहाँ पे हमें सिर्फ 6 यूनिट्स मिलेंगे। डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर, डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर। तो हमें बेनिफिट है ये वाला लेने में, और ये लेके 14 यूनिट्स लेने में। या 15 - 14 1, 14 - 14 0। और अभी ये रो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये 0 आ गया। ये डैश, अभी यहाँ पे 8 - 4 4 डैश, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जो बच गया, क्योंकि डिफरेंस तो है नहीं किसी का, किस चीज़ का, 4 9 8। अभी सबसे बिगर है 9, ये यहाँ पे चल जाएंगे। फिर 9 पे 5, डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर, 12 और 5 5 इज़ लोअर। 5 - 5 0, 12 - 5 7। अभी ये कॉलम डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये 0 आ गया। ओके नाउ फिर से हमने यूनिट पेनल्टीज़ निकालनी है। यूपी 4 यहाँ पे डैश, यहाँ पे 8 - 4 4, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे 4 डैश, और यहाँ पे 8। अभी 8 सबसे बड़ा तो यहाँ पे जाएंगे 8, और हमें 1 और 7 1 1 0 1 - 1 0 7 - 1 6। यहाँ पे 0 आ गया तो कट। अभी सिर्फ ये 4 बचा, तो हमने ये 4 ले लेना। यहाँ पे इतनी यूनिट पेनल्टीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखनी है तो लिख लो। डैश 4 डैश, यहाँ पे भी 5 डैश डैश, नहीं यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे डैश। ये दोनों ले लेंगे क्योंकि लेना तो यही 4 है, तो 6 कोई भी 4 ले लो। 6 - 6 0, 6 - 6 0। ये सारे कट, सारे 0 आ गए, मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हमने टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, वैसे ही जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में निकाली थी।
सॉरी। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी आएगी एक तो है 1C, सेकंड रो में है ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, और थर्ड रो में बी का। ओके, अभी ये कॉस्ट है जो इसको हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना, 4 × 14, इसमें 4 × 6, इसमें 9 × 5, इसमें 8 × 1, देन 2 × 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका आ जाएगा 96, इसका आ जाएगा 24, इसका 45, 8 और 10। अब इसका टोटल आ जाएगा ₹143। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस दैट्स ऑल। ये था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैम का। अब इसके आगे आते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मतलब कि हमारी जितनी कॉस्ट आई है इस क्वेश्चन में हमारी आई है ₹143, और इससे भी कम आ सकती है क्या? अब ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड और एक होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोदी मेथड। और अब पहले दोनों में एक रूल होता है, वो हमने एक कंडीशन होती है एक, वो हमने सेटिस्फाई ज़रूर करनी होती है। m + n - 1 = एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती है। यहाँ पे m मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, और एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स मतलब कि ये यहाँ पे जो हमने ये सर्कल को मैंने बताया था कि सर्कल को हम रिम कहते हैं, पिछली दोनों वीडियोस में बताया, इस वीडियो में बता रही हूँ। और कितने सर्कल्स हैं, कितने रिम्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स की जगह आ जाएगा 5। तो हम यही वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब यहाँ पे अब हम नंबर ऑफ रोज, अब हम यही वाला टेस्ट लेंगे, m + n - 1 = एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स। अभी यहाँ पे रोज हैं 1 2 3, कॉलम्स भी हैं 1 2 3, रोज हैं 3, कॉलम्स भी हैं 3, -1 = एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स। 1 2 3 4 5 रिम्स। 6 - 1 = 5, 5 = 5। ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। यहाँ पे अगर ये तो इक्वल है तो आएगा नॉन डिजनरेसी। अगर इन केस नॉट इक्वल होता तो वो उसका मतलब था डिजनरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल है तो ये नॉन डिजनरेसी है। नॉन डिजनरेसी के केस में ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगते हैं। ये स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी मेथड। और डिजेनरेसी के केस में एप्सिलॉन लगता है। ये डिजेनरेसी का केस
मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें डालूंगी। और जो पहली मेरी वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको ज़रूरत हो वो देख सकता है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी मेथड। अब यहाँ पे नॉन डिजेनरेसी है तो हम यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन मेथड या मोदी मेथड लगा सकते हैं। मैं दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, सेम क्वेश्चन। तो पहले हम स्टेपिंग स्टोन मेथड सॉल्व से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड। पहले तो हमने वो कंडीशन दिखानी है कि m+n-1 इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ रिम्स। ठीक है, तो हमारे पास आया था 3 + 3 - 1 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ज़रूर लिखना है कि ये नॉन डिजेनरेसी है, इसलिए हम स्टेपिंग स्टोन मेथड लगा रहे हैं। तो अब हम स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाएंगे। स्टेपिंग स्टोन मेथड कैसे लगता है? स्टेपिंग स्टोन मेथड में हमने जो ये पहले वैम की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला, यहाँ पे ये जहाँ पे रिम होता है इसको कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, जहाँ पे रिम नहीं होता उसको कहते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके नेम हमने वहाँ पे लिख लेने हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड के अंदर। यहाँ पे है 1A, फिर है 1B, फिर है हमारे पास 2 में कुछ भी नहीं है 3A, फिर हमारे पास है 3C, और कोई भी नहीं है हमारे पास, बस इतना ही है 3C। ये 4 अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं हमारे पास, इनको हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें लूप्स बनाने पड़ते हैं। ये वाला आंसर मैं फिर से कॉपी कर रही हूँ वहाँ पे। अब मैंने ये उतार लिया है टेबल, वही वाला सेम टेबल है, हमें यूनिट पेनल्टीज कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने लूप्स बनाने होते हैं। लूप्स कैसे बनते हैं? अब ये सेल्स के लूप बनाने होते हैं। अब 1A लिया तो 1A पे लूप कैसे बनते हैं? लूप हमने पहले यहाँ पे जाना, फिर टर्न वहाँ से लेना जहाँ पे रिम है। यहाँ पे रिम है तो मैं टर्न ले रही हूँ। मैं यहाँ पे रुक सकती थी, हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ही वापस आना है, जैसे मर्जी ऐसे लाइंस ड्रॉ करके। मैं यहाँ पे भी रुक सकती थी, यहाँ से भी टर्न ले सकती थी क्योंकि यहाँ पे रिम है, पर फिर यहाँ से वापस 6 पर जाने के लिए मैं टर्न नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे रिम नहीं है 8 के पास, तो फिर मैं और आगे जाऊँगी। अब मैं यहाँ से टर्न ले सकती हूँ, यहाँ से टर्न लेके मैं ऊपर जाके फिर टर्न ले सकती हूँ और मैं 6 पर जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी रिम है, यहाँ पे भी रिम है, यहाँ पे भी रिम है। तो बस ऐसे ही लूप बन जाता है। लूप जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे हमेशा प्लस का साइन लिखो, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे लूप बनता है। और यहाँ पे 1A है, अब तो यहाँ पे +6 है, यहाँ पे लिखो 6, फिर हम गए 4 पर -4, फिर हम यहाँ से गए 8 पर, ये प्लस है +8, फिर हम ऊपर गए माइनस पर -4, ये कॉस लेनी है, रिम की वैल्यू मत ले लेना प्लीज़, -4, और आगे तो फिर 6 है ऊपर आगे, तो इसको इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 - 4 2, 2 + 8 10, 10 - 4 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 1B पर 1B, इसको इरेज कर दो चाहे,
अभी मैंने उसको इरेज कर दिया, तो मैं अब 1b का बनाऊँगी। 1b पर यहाँ नीचे गए, अब यहाँ से हम टर्न ले सकते हैं। यहाँ पर टर्न लिया, फिर मैं यहाँ से भी टर्न ले सकती हूँ, पर यहाँ से भी टर्न ले सकती हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सेकंड टाइम यहाँ पे गए माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, स्टार्ट हमेशा प्लस से होएगा। फिर हम वैसे ही लिख लेंगे 8, फिर 9 पर गए -9, क्योंकि वहाँ पर साइन माइनस का। फिर यहाँ पे गए 8, यहाँ पे साइन प्लस का तो +8। फिर हम गए ऊपर 4 पर, यहाँ पे साइन है माइनस का तो -4 इज इक्वल टू, अब 8 - 9 -1 +8 7, 7 - 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्या होएगा, अब 3a, यहाँ पे 1 है, 1, फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं, फिर ऊपर यहाँ पे यहाँ पे भी टर्न ले सकते हैं, फिर इधर, फिर नीचे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी 1 - 2, फिर ऊपर गए +9, फिर इधर आए -4 इज इक्वल टू 1 - 2 -1 -1 + 9 8, 8 - 4 4। अब 3c, यहाँ पे गए, अब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे 6। अब ऊपर गए -8, फिर प्लस इधर गए 9 +9, फिर नीचे आए -2, फिर 8 6 पर ही चले जाएंगे, तो इसलिए इतना ही है, इज इक्वल टू 6 - 8 इज इक्वल टू -2, -2 + 9 इज इक्वल टू 7, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। अब हमारा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट सही है। मुझे कैसे पता सही है, ये चारों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आ गई हैं। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती तो हमें फिर से ये वाला करना पड़ता, ये सब कुछ करना पड़ता फिर से, अगर हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव होती। अब हमारी पॉजिटिव है सारी वैल्यूज़, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, पॉजिटिव या ज़ीरो है हमारी सारी वैल्यूज़, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड से हमारा क्वेश्चन इज़ राइट। अब अगली वीडियो में मैं मोदी मेथड बताऊंगी, तो प्लीज़ जुड़िए रहिए इवन क्लासेस से। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।